अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेसिकली अल्ताफ सर जो है उनकी डेंटल इम्प्लांट सर्जरी हुई है, तो कुछ दिनों के लिए वो आपकी क्लास नहीं ले सकते हैं। आपका वक्त ज़ाया ना हो इसीलिए मैं उन दिनों आप लोगों की क्लास लूँगा। ठीक। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में सर ने पढ़ाया था फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, और उसमें आपने पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाए, और दूसरा एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हाई हो। ठीक। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी हैव सेड दैट कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं दे आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक। क्योंकि मेटल्स जो होते हैं दे हैव ए हायर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल्स हैव ए हायर टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। और उसके बाद आपने देखा था कि जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए इट नीड्स सम एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज व्हाट वी कॉल एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो सर ने कहा था कि जिन मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम होता है वो बेटर कैंडिडेट्स होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक। तो पहला फैक्टर जो रेस्पॉन्सिबल होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक। एंड व्हाट विल बी द रोल ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? डेल्टा एच आई जो है इट शुड बी inversely proportional to the ionic bond formation. What does that mean? That means जिस स्पीशीज का आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होने का मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज नहीं कर पाएगा। ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज नहीं कर पाएगा वो अच्छे से आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि डेल्टा एच आई का वैल्यू जितना कम होगा, डेल्टा एच आई का वैल्यू जितना कम होगा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। ठीक। नंबर सेकेंड, अब जब मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया वो इलेक्ट्रॉन अब नॉन मेटल को गेन करना है। ठीक। और ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कि जब भी एक नॉन मेटल पहला इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस वक्त कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। नाउ सिंपल सी बात है, जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जितना ज्यादा एनर्जी उस वक्त लूज होगी उतना उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ठीक। और उस एनर्जी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। तो जिसके लिए डेल्टा एच ई जी का वैल्यू ज्यादा होगा उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। दैट मींस उसको आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ठीक। दैट मींस नंबर सेकंड फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज गोइंग टू बी डेल्टा एच ई जी। ठीक। एंड डेल्टा एच ई जी मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जिस नॉन मेटल का डेल्टा एच ई जी का वैल्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा इफेक्टिवली आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक। दैट मींस डेल्टा एच ई जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंडेंसी ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है। हो गए दो स्टेप्स। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये कि अब हमारे पास कैटाइन बन गया और हमारे पास एनाइन बन गया। ठीक है। कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये कैटाइन और एनाइन जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे देयर विल बी सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इट इज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको बेसिकली आप आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है। नाउ जब 1 mole of an ionic compound is formed, when 1 mole of an ionic compound is formed, because of that attraction there is always a release of energy. ठीक। and that release of energy is what we call as the lattice energy. ठीक। now let's say for example हमारे पास एक कैटाइन है, हमारे पास एक कैटाइन है, लेट्स से एक कैटाइन है जो कि मेटल ने बनाया और उसके नजदीक एक एनाइन हमने रखा जो कि नॉन मेटल ने बनाया। ठीक। अब ये कैटाइन और ये एनाइन क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेंगे। ठीक। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयोनिक कंपाउंड का 1 मोल जब बनता है तो जो एनर्जी उस वक्त रिलीज होती है उस एनर्जी को हम नाम देते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक। ना जाहिर सी बात है, अगर मैं आपसे कहूं कौन सा कंपाउंड ज्यादा तेजी से बनेगा, कौन सा आयनिक कंपाउंड ज्यादा तेजी से बनेगा, डेफिनेटली वो आयनिक कंपाउंड ज्यादा तेजी से बनेगा जिसके बनने के वक्त ज्यादा एनर्जी रिलीज हो। ठीक है। दैट मींस जब लैटिस एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा, जब ज्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी
उस वक्त आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। तो दैट मीन जो हमारा तीसरा फैक्टर होगा, द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक बॉन्ड, दैट इज डेल्टा एच लैटिस, ठीक। नाउ व्हाट इज दिस डेल्टा एच लैटिस? लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा है कि डेल्टा एच लैटिस का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम कैटाइंस एंड एनाइंस, ठीक। नाउ जितना डेल्टा एच लैटिस का वैल्यू ज्यादा होगा उतना आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। नाउ आज के लेक्चर में बेसिकली हमें इसी डेल्टा एच लैटिस के बारे में बात करनी है, ठीक। हम आज के लेक्चर में सीखेंगे कि डेल्टा एच लैटिस जो है ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसके रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं, एंड नंबर सेकंड थिंग इज दैट हाउ डू वी कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा एच लैटिस, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा एच लैटिस, ठीक। तो जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज बेसिकली फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा एच लैटिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा एच लैटिस और लैटिस एनर्जी, ठीक। ना फिर से आप रिकैप करें कि ये डेल्टा एच लैटिस बेसिकली है क्या चीज होता है डेल्टा एच लैटिस? पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, यहां से भी मैं दिखा रहा हूं, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, ठीक। नाउ इन नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस के बीच में क्या होगा? इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, ठीक है, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, ठीक। और इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? इस अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास एक सॉलिड स्ट्रक्चर डेवलप होगा, एक सॉलिड क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर डेवलप होगा, जिस क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्रिस्टल लैटिस, या वी कैन कॉल इट एज एन आयोनिक क्रिस्टल लैटिस, ठीक। और ये आयोनिक क्रिस्टल लैटिस जब बनता है उस वक्त कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उसी को हम लैटिस एनर्जी का नाम देते हैं, ठीक है। नाउ सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें, डेल्टा एच लैटिस बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड है, ठीक है। और किसकी वजह से अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है? इस पॉजिटिव कैटाइन और नेगेटिव एनाइन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है उस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक। नाउ जितनी ज्यादा अट्रैक्शन कैटाइन और एनाइन के बीच में होगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उतना बॉन्ड तेजी से बनेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूं, लैटिस एनर्जी बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है, तो किस फैक्टर पे ये डिपेंड करेगा? वही फैक्टर्स जिन फैक्टर्स पे अट्रैक्टिव फोर्सेस डिपेंड करेंगे उन्हीं फैक्टर्स पे डेल्टा एच लैटिस भी डिपेंड करेगा, ठीक। क्योंकि डेल्टा एच लैटिस का मतलब है एनर्जी रिलीज बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है ना। एंड मोर इज द अट्रैक्टिव फोर्स, मोर विल बी द रिलीज इन एनर्जी, लेस इज द अट्रैक्टिव फोर्स, लेसर विल बी द रिलीज इन एनर्जी, ठीक है ना। नाउ सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि इस कैटाइन और एनाइन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज्यादा होगा, वही डिसाइड करेंगे लैटिस एनर्जी का भी मैग्नीट्यूड, ठीक। तो सबसे पहली बात, अगर हम बात करें अट्रैक्टिव फोर्सेस की, कूलम्स लॉ में आपने पढ़ा है 10th क्लास में कि अट्रैक्शन कब होती है दो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के दरमियान या दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस कब होगा? नंबर 1 पहला फैक्टर होगा ना, जिसको हम नाम देंगे फर्स्ट फैक्टर जो होगा जिस पे लैटिस एनर्जी का वैल्यू डिपेंड करेगा, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक। इट्स वेरी सिंपल, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना कैटाइन और एनाइन के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ठीक। जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना वहां पे रिलीज ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा, उतना लैटिस एनर्जी का वैल्यू भी ज्यादा होगा, ठीक। मिसाल के तौर पर अगर एक कैटाइन है पॉजिटिव चार्ज, ठीक, और दूसरा एनाइन है नेगेटिव चार्ज, तो इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इसकी वजह से भी आयोनिक बॉन्ड बनेगा। दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है 2 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज कैटाइन पे 2 पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज एनाइन पे 1 नेगेटिव है, इसमें भी अट्रैक्टिव फोर्सेस है, इसमें भी अट्रैक्टिव फोर्सेस है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं, आप खुद ही बता सकते हैं कि इन दो में से ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस कहां पे होंगे? जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होगा, वहां पे जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, ठीक। इसी तरीके से एक डाइवैलेंट कैटाइन और एक डाइवैलेंट एनाइन के बीच में जब इंटरैक्शन होगी, यहां पे भी अट्रैक्शन होगी, ठीक। लेकिन यहां पे जो अट्रैक्शन होगी इसका मैग्नीट्यूड
ज्यादा होगा, और जब ऐसी अट्रैक्शन ज्यादा होगी वहां पे एनर्जी रिलीज भी ज्यादा होगी। ठीक, तो सिंपल टर्म्स में हम कहेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा कैटाइन पे और एनाइन पे, उतनी वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी और उतना लैटिस एनर्जी का वैल्यू भी ज्यादा होगा। ठीक, तो मैग्नीट्यूड ऑफ charge is directly proportional, can I simply say it is directly proportional to delta H lattice। ठीक है, जितना मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो लैटिस एनर्जी का वैल्यू भी ज्यादा होगा। फाइन, ठीक। नंबर सेकंड, दूसरा फैक्टर, ठीक, दूसरा फैक्टर है साइज। साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है ना। आपको पता है जितना साइज बड़ा होता है, ठीक है ना, जितना साइज बड़ा होगा उतना वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। ठीक, सो नंबर सेकंड फैक्टर इज साइज, एंड साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच लैटिस। ठीक है, डेल्टा एच लैटिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा, सॉरी, साइज का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, साइज जितना कैटाइन या एनाइन का बड़ा होगा, उतना वहां पे क्या होगा, उतना वहां पे लैटिस एनर्जी का वैल्यू कम होगा। ठीक, क्यों, जरा मैं यहां पे एग्जांपल के तौर पर लेता हूं। फॉर एग्जांपल, you have a positively charged cation and you have a negatively charged anion। ठीक, 1 प्लस 1 माइनस, ठीक है ना। नाउ यहां पे कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगी। ठीक, अब इसी के मुकाबले में मैंने एक बड़ा सा कैटाइन लिया, लेकिन इसकी चार्ज वही है। ठीक, और यही एनाइन मैंने यहां पे भी रखा, सेम एनाइन। ठीक है, यहां पे और यहां पे दोनों में एनाइन का साइज क्या रखा मैंने, सेम, लेकिन यहां पे मैंने कैटाइन का साइज बढ़ा दिया, यहां पे कैटाइन का साइज कम है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की अगर मैं बात करूं तो दोनों के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों के ऊपर सेम है। ठीक, तो क्या दोनों के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सेम होगा, नहीं, क्योंकि एक और फैक्टर भी है, दैट इज साइज। इस वाले स्फीयर की अगर मैं बात करूं, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक बड़े से वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, और जब चार्ज बड़े वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसकी चार्ज डेंसिटी कम होती है। ठीक है, सो बेटर टर्म यहां पे जो होगी दैट विल बी द चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, दैट मींस अगर साइज बड़ा है तो यही पॉजिटिव चार्ज, जो सेम पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज बड़े से स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वजह से इसकी अट्रैक्शन कैपेबिलिटी जो होती है वो इसके मुकाबले में कम होगी। ठीक है, इन जनरल वी कैन से साइज जितना बड़ा होगा उतना वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, लैटिस एनर्जी का वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा। ठीक, तीसरा फैक्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द चार्ज टू साइज रेशो। ठीक है, चार्ज टू साइज रेशो, ठीक, चार्ज टू साइज रेशो, और वी कैन सिंपली से हम इसको बोल सकते हैं चार्ज डेंसिटी, जो कि मैंने अभी भी बताया, चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, यही चीज जो मैंने अभी कही। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव दिस स्फीयर एंड इफ यू हैव दिस स्फीयर, ठीक है, दोनों के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है, लेकिन जो ये वाला स्फीयर है, इस स्फीयर का वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, चार्ज सेम है, तो अगर आप इसकी बात करें और इसकी बात करें, इन दोनों में से चार्ज टू साइज रेशो किसका ज्यादा होगा, इन दोनों की चार्ज का वैल्यू बराबर है, चार्ज जो है Q का वैल्यू सेम है। ठीक, साइज जिसका बड़ा होगा उसका ये सारा वैल्यू क्या होगा, सारा वैल्यू कम होगा, डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा उसका ये सारा टर्म का वैल्यू जो होगा वो कम होगा। ठीक है ना, और जिसका चार्ज टू साइज का वैल्यू कम होगा उसकी अट्रैक्शन कैपेबिलिटी भी कम होगी। ठीक है ना, इन जनरल वी कैन सिंपली से चार्ज टू साइज रेशो या चार्ज डेंसिटी जिसको कहते हैं, चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ज डेंसिटी is directly proportional to the delta H lattice, ठीक है। तो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी, चार्ज पे, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा। साइज जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन कम होगी, लैटिस एनर्जी का वैल्यू कम होगा। नंबर थर्ड, चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और लैटिस एनर्जी का भी वैल्यू ज्यादा ही होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं यहां पे। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड, देन
potassium chloride, then rubidium chloride, and then cesium chloride, cesium chloride, cesium chloride। ठीक है, तो हमें बताना है इनमें से लैटिस एनर्जी का वैल्यू सबसे ज्यादा किसका होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इनमें से इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी में बताइए, या इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी में आप लिखिए, या फिर इनमें से बताइए सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी, सबसे कम लैटिस एनर्जी किसकी होगी। ठीक, तो देखिए सिंपली हमें क्या करना है, हमें लैटिस एनर्जी के फैक्टर्स को याद करना है, चार्ज, साइज एंड चार्ज टू साइज रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मैं अगर यहां पे कैटाइन और एनाइन को देखूं, यहां पे कैटाइन कौन है और एनाइन कौन है, यू कैन योरसेल्फ फाइंड आउट। कैटाइन कौन है, Na पॉजिटिव, ठीक, एनाइन कौन है, Cl नेगेटिव। यहां पे कैटाइन कौन है, K पॉजिटिव, एनाइन कौन है, Cl नेगेटिव, Rb पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cs पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ठीक, नाउ इफ यू लुक एट दिस वन, यहां पे आपको हर जगह पे एनाइन सेम दिख रहा है, दैट मींस एनाइन की चार्ज और एनाइन का साइज सेम है, क्योंकि हर जगह पे क्लोराइड आयन है। दैट मींस हर किसी मॉलिक्यूल में जो इफेक्ट होगा Cl नेगेटिव की वजह से अट्रैक्शन में, वो सेम होगा। ठीक है ना, अब अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगी किस में कम होगी, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कैटाइन के ऊपर। ठीक है, और कैटाइन की अगर मैं बात करूं तो कैटाइन का भी मुझे नजर आ रहा है कि यहां पे भी कैटाइन की सेम चार्ज है, यहां पे भी उतनी ही चार्ज है, यहां पे भी उतनी ही चार्ज है, यहां पे भी वही चार्ज है। सो दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सेम इन ऑल द कैटाइंस। ठीक है, इन ऑल द कैटाइंस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सेम। ठीक, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट चार्ज वाला फैक्टर यहां पे काम नहीं करेगा। नंबर सेकंड, दूसरा फैक्टर कौन था, साइज। अब अगर आपको याद होगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये लाई करते हैं एक ही ग्रुप में, और आपको पता है डाउन द ग्रुप जाने पे साइज का क्या होगा, साइज का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, साइज का वैल्यू बढ़ेगा, चार्ज तो सेम है, चार्ज डेंसिटी का क्या होगा, चार्ज डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जिसका साइज बड़ा होगा, साइज किसका बड़ा है, सीजियम का, दैट मींस इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे कम होगी, और जिसकी चार्ज डेंसिटी सबसे कम होगी उसका लैटिस एनर्जी का वैल्यू भी क्या होगा, लैटिस एनर्जी का वैल्यू भी कम होगा। दैट मींस क्या मैं कह सकता हूं, सोडियम क्लोराइड जो है इसका लैटिस एनर्जी का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड, उसके बाद रुबिडियम क्लोराइड, उसके बाद सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। ठीक है, दिस विल बी द ऑर्डर। किसके बेसिस पे हमने किया, हमने एनाइन देखा सबों में सेम है, कैटाइन की चार्ज देखी सबों में सेम है, तो दूसरा फैक्टर आ गया दिमाग में, साइज या चार्ज टू साइज। तो हमने देखा सबसे छोटा साइज है Na पॉजिटिव का, यानी कि इसका चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा तो उसका मतलब यह है कि इसका लैटिस एनर्जी का वैल्यू भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है सोडियम ऑक्साइड Na2O। ठीक, नंबर सेकेंड वी हैव मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक, नंबर थर्ड Al2O3। दीज आर द ऑक्साइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें कैटाइन कौन है और एनाइन कौन है। ठीक, नाउ व्हाट इज द कैटाइन इन सोडियम ऑक्साइड, Na पॉजिटिव एंड एनाइन क्या है, O2 माइनस। मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg2 पॉजिटिव, O2 माइनस, Al3 पॉजिटिव, O2 माइनस। ठीक, अगेन आई एम सीइंग कि O2 माइनस हर जगह पे कॉमन है, दैट मींस एनाइन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो कैटाइन की बात कर रहे हैं, अब कैटाइन कौन कौन सा है हमारा, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव एंड Al3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। ठीक, नाउ इफ यू लुक एट दीज कैटाइंस, आपको पहला फैक्टर क्या देखना है, चार्ज। इसकी चार्ज सबसे कम है, इसकी चार्ज उससे ज्यादा है, इसकी चार्ज उससे ज्यादा है। ठीक है, अगर चार्ज और साइज में गड़बड़ हो जाए आपको किसी जगह पे, तो चार्ज का वैल्यू जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है, चार्ज जो है वो डोमिनेट करता है साइज के फैक्टर को। ठीक है, तो आपने यहां पे पहले क्या चेक किया, चार्ज चेक किया। इससे पहले केस में चार्ज पहले देखी थी वो सब में सेम थी, तब जाके हम साइज वाले फैक्टर पे आ गए। यहां पे चार्ज से ही डिसाइड हो रहा है, तो सोडियम की चार्ज सबसे कम,
मैग्नीशियम की उससे ज्यादा, एल्यूमिनियम की उससे ज्यादा। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कैन आई सिंपली से कि सोडियम ऑक्साइड जो है इसकी लैटिस एनर्जी का वैल्यू भी कम होगा। क्यों? क्योंकि कैटायन और एनायन में अट्रैक्टिव फोर्स कम होंगे, बिकॉज कैटायन की चार्ज कम है। उससे ज्यादा किसका होगा? उससे ज्यादा होगा MgO और उससे ज्यादा होगा Al2O3। ठीक है, आई होप कि ये आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया। ठीक है ना? नाउ आफ्टर दैट एक और एग्जांपल हम देंगे। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग, आई हैव फॉर एग्जांपल लिथियम फ्लोराइड, ठीक, देन आई हैव lithium chloride, then lithium bromide, then lithium iodide, ठीक, लिथियम आयोडाइड। ठीक है ना? हमें बताना है इनमें से लैटिस एनर्जी का वैल्यू किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। ठीक, अगेन व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द कैटायन एंड द एनाइन। इसमें कैटायन कौन है? लिथियम पॉजिटिव, F नेगेटिव, Li पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Li पॉजिटिव, Br नेगेटिव, Li पॉजिटिव, I नेगेटिव। ठीक, नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी सी इज, हम देख रहे हैं इसमें कि हर जगह पे हमें क्या मिल रहा है? कैटायन कॉमन है, कैटायन कॉमन है। तो कैटायन कॉमन होने का मतलब जो अट्रैक्टिव फोर्स इसमें लिथियम पॉजिटिव की वजह से होगा वो सेम होगा यहां पे, वही यहां पे भी होगा, वही यहां पे भी होगा। दैट मींस लिथियम की वजह से लैटिस एनर्जी का वैल्यू डिसाइड नहीं होगा। अब डिफरेंट कौन कौन चीजें हैं यहां पे? एनायन। ठीक है, तो क्या क्या एनायन है हमारे पास? F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव। ठीक, तो इससे हमें डिसाइड करना है। डिसाइडिंग फैक्टर कौन है हमारा? चार्ज पहले। ठीक है, चार्ज में देख रहा हूं सबों की क्या है? सेम। तो चार्ज वाले फैक्टर से डिसाइड नहीं होगा। अब साइज या चार्ज डेंसिटी वाला फैक्टर अगर हम लगाएं, वी नो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दे आर पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप एंड डाउन द ग्रुप व्हेन वी मूव, हमें वहां पे क्या मिलता है? हमें देखने को मिलता है कि साइज बढ़ जाता है। ठीक, साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी का वैल्यू कम होगा। तो दैट मींस लिथियम फ्लोराइड जो है इसकी लैटिस एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा, उससे कम होगा लिथियम क्लोराइड, उससे कम होगा लिथियम ब्रोमाइड, उससे कम होगा लिथियम आयोडाइड। ठीक, तो इस तरीके से हम लैटिस एनर्जी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तीन फैक्टर्स के बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे और चार्ज डेंसिटी के बेसिस पे। सबसे पहले हम देखा करेंगे कि कैटायन कौन है, एनायन कौन है, फिर देखेंगे क्या इनमें कोई कॉमन मत है। ठीक है, अगर कोई चीज कॉमन है तो उसकी वजह से डिसाइड नहीं होगा। जो डिफरेंट स्पीशीज होंगे, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, उनको देखा करेंगे। और जब हमने उनको देखा तो सबसे पहले चार्ज देखेंगे, अगर चार्ज सेम है तब जाके साइज पे। लेकिन अगर चार्ज ही डिफरेंट है तो जिसकी चार्ज कम होगी उसकी लैटिस एनर्जी का वैल्यू भी क्या होगा? उसकी लैटिस एनर्जी का वैल्यू भी कम होगा। ठीक है ना? आई होप कि ये आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच लैटिस। ठीक, हम डेल्टा एच लैटिस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक, कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक, लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट हम इनडायरेक्टली करते हैं यूजिंग ए मेथड, दैट मेथड इज व्हाट वी कॉल एज बॉर्न-हैबर साइकिल। उसको हम नाम देते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल, बॉर्न-हैबर साइकिल। ठीक, बिल्कुल इजी चीज है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बॉर्न-हैबर साइकिल का मतलब क्या है? ठीक, नाउ बॉर्न-हैबर साइकिल से हम इनडायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। ठीक, लेकिन बॉर्न-हैबर साइकिल पे जो प्रिंसिपल हम यूज करते हैं, जो रूल हम यूज करते हैं, जो लॉ हम यूज करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ बॉर्न-हैबर साइकिल की तरफ जाने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करेंगे जो कि शायद आपने ऑलरेडी थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या क्या चीज है वो? यू विल रिमेंबर दिस लॉ, हेसेस लॉ, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, हीट समेशन। Now what does that mean? Hess's law of constant heat summation. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आपको एक टर्म मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आई होप कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है, दैट इज
डेल्टा एफ ऑफ एच, ठीक, दैट मीन्स जिसको हम नाम देते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नाउ एंथैल्पी किसको कहते हैं? सिंपल वर्ड्स में कहूं तो एंथैल्पी का मतलब होता है, एंथैल्पी चेंज का मतलब होता है कि जब भी हम कोई प्रोसेस करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस के दौरान जाहिर सी बात है या तो एनर्जी रिलीज हुई होगी या फिर एनर्जी एब्सॉर्ब हुई होगी, ठीक है ना। टोटल चेंज क्या हो रही है, मतलब चेंज क्या, कौन सी चेंज हो रही है एनर्जी की ड्यूरिंग ए प्रोसेस, दैट चेंज इन एनर्जी इज व्हाट वी कॉल एज एंथैल्पी चेंज, ठीक है ना। जब भी कोई प्रोसेस हमने की, मिसाल के तौर पर अगर हमने एक प्रोसेस की A प्लस बी, इट गिव्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। नाउ you know either this reaction will be endothermic or it will be exothermic, या तो इसमें एनर्जी रिलीज हुई होगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी, ठीक है ना। इसी चीज को हम डिफरेंट तरीकों से दिखा सकते हैं। आई कैन लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, वी कैन शो इट लाइक दिस, A प्लस बी प्लस हीट। इसका मतलब क्या है, A और B को रिएक्ट करवाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इट इज गिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक। या अगर ये एक्सोथर्मिक हुई तो मैं ऐसे लिख सकता हूं A प्लस बी, इट गिव्स प्रोडक्ट्स प्लस इट गिव्स हीट, ठीक है। इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं एंडोथर्मिक और इस रिएक्शन को नाम देते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल यहां पे जो हीट एनर्जी लग रही है, फॉर एग्जांपल यहां पे हीट एनर्जी लग रही है 100 किलो जूल्स, ठीक, और यहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है फॉर एग्जांपल 200 किलो जूल्स, ठीक है। तो दैट मींस इस प्रोसेस के दौरान चेंज इन एनर्जी कितनी है, 100 किलो जूल्स, और इस प्रोसेस के दौरान चेंज इन एनर्जी कितनी है, 200 किलो जूल्स, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, आई कैन राइट द सेम प्रोसेस लाइक दिस, A प्लस बी इट गिव्स प्रोडक्ट्स, A प्लस बी इट गिव्स प्रोडक्ट्स, प्लस ये जो हीट चेंज यहां पे हुई है ना, इसको मैं लिख सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा एच, एंड दिस डेल्टा एच इज व्हाट वी कॉल एज एंथैल्पी चेंज, दैट इज एनर्जी का क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हो रही है कि एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, कितना एनर्जी का चेंज हो रहा है, 100 किलो जूल्स, ठीक है। नाउ देयर इज ए कन्वेंशन, अगर एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, इफ इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो हम यहां पे साइन जो है वो लगाते हैं पॉजिटिव, ठीक है ना। तो दैट मीन्स आई कैन राइट इट लाइक दिस, सो इफ यू लुक एट डेल्टा एच इज इक्वल टू प्लस 100 किलो जूल्स, तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए, इसका मतलब है कि जब ये रिएक्शन हुई है तो 100 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब हुआ है, ठीक है। और इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स, डेल्टा एच यहां पे कितनी चेंज हो रही है, 200 किलो जूल्स, बट आई विल राइट इट एज माइनस 200 किलो जूल्स। व्हाट डज दिस माइनस रिप्रेजेंट, माइनस बाय कन्वेंशन रिप्रेजेंट्स दैट एनर्जी इज रिलीज, इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज, ठीक है ना। नाउ देयर इज अ टर्म दैट्स कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक, when 1 mole of products is formed from its elements, ठीक है ना। जब एक कंपाउंड हमें मिलता है उसी के एलिमेंट से, उस वक्त कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम नाम देते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वी कॉल इट एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, इट इज गिविंग अस carbon dioxide, carbon dioxide. If I balance this equation, I'll write it like this, so it's already balanced, sorry, carbon plus oxygen, it gives carbon dioxide, ठीक है ना। Now carbon element है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, जब ये दो आपस में कंबाइन हुए तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किसका बना हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन का। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन खुद आपस में कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड को बनाते हैं, उस वक्त जो एंथैल्पी चेंज होगी दैट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मैं कार्बन डाइऑक्साइड को दूसरे तरीकों से भी बना सकता हूं, मैं किसी कंपाउंड से इसको बना सकता हूं, उस वक्त इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होने के लिए हमें क्या, किस चीज की जरूरत है, नंबर 1, एक तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनना चाहिए, एंड नंबर 2 ये उन्हीं एलिमेंट से बनना चाहिए जिसका ये कंपोज्ड होता है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं नाम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये कुछ बेसिक चीजें थी, आप लोगों को ऑलरेडी पता होनी चाहिए थी, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू द हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, बिल्कुल इजी है, देखिए ये क्या कहता है, ठीक। देखिए हैसेस लॉ का क्या मतलब है, हैसेस लॉ कहता है कि
अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एलिमेंट्स को रिएक्ट करके कंपाउंड बनाया, ठीक है, और उस कंपाउंड फॉर्मेशन के वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हमने क्या नाम दिया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेट्स से फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, ये दो एलिमेंट्स है, इन्होंने आपस में कंबाइन किया एंड इन्होंने प्रोड्यूस किया कंपाउंड ए बी, ठीक है, इन्होंने प्रोड्यूस किया कंपाउंड ए बी। लेट्स से इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच फॉर्मेशन जो है दैट्स इक्वल टू माइनस 230 किलो जूल्स, माइनस 230 किलो जूल्स। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्शन कितना है, माइनस 230 किलो जूल्स, ठीक। अब अगर इसी रिएक्शन को मैं डिफरेंट स्टेप्स में करता हूं, इसी रिएक्शन को मैं क्या करता हूं, डिफरेंट स्टेप्स में, मतलब ए और बी कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, ए बी। जरूरी नहीं है कि ए और बी ने डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से क्या बनाया होगा, ए बी। मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ए पहले कन्वर्ट हुआ होगा लेट्स से सी में, ठीक, ए पहले कन्वर्ट हुआ किस में, सी में, सी कन्वर्ट हुआ डी में, ठीक है, सी कन्वर्ट हुआ डी में, डी कन्वर्ट हुआ ई में, डी कन्वर्ट हुआ ई में, और ये ई जो है ये बाद में कन्वर्ट हो गया किस में, ए बी में, ठीक। नाउ जब ये प्रोसेस हुई होगी ए टू सी, जब ये प्रोसेस हुई होगी ए टू सी, इस वक्त भी कुछ ना कुछ एंथैल्पी का चेंज हुआ होगा। लेट्स से आई विल कॉल इट एज डेल्टा एच वन। जब सी कन्वर्ट हुआ डी में उस वक्त भी कुछ ना कुछ एंथैल्पी का चेंज हुआ होगा, डेल्टा एच टू। जब डी कन्वर्ट हुआ ई में उस वक्त भी कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, लेट्स से डेल्टा एच थ्री। और जब ई कन्वर्ट हुआ ए बी में उस वक्त भी डेल्टा एच कुछ ना कुछ होगा, लेट्स से डेल्टा एच फोर, ठीक है। नाउ हेसिस लॉ क्या कहता है, वेरी सिंपल। हेसिस लॉ कहता है कि अगर मैंने एक रिएक्शन को किया एक सिंगल स्टेप में, उस वक्त एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना आया, माइनस 230 किलो जूल्स, ठीक है ना। अब यही प्रोडक्ट्स अगर मैं इसी रिएक्शन से बनाऊं इन डिफरेंट स्टेप्स, ठीक है ना, तो उसकी वजह से नेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। कैसे असर नहीं पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ डेल्टा एच फॉर्मेशन जो होगा इस रिएक्शन के लिए दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच फोर, ठीक है। इनका एल्जेब्रिक सम होगा किसके बराबर, नेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर। तो सिंपल वर्ड्स में कहें, हेसिस लॉ का क्या कहना है, हेसिस लॉ सिंपली सेज दैट अगर हमने एक रिएक्शन को एक सिंगल स्टेप में किया और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का कुछ वैल्यू आया, ठीक है। नाउ यही रिएक्शन अगर मैं 1000 स्टेप्स में करता हूं तो उन सभी 1000 स्टेप्स की एंथैल्पीज का जो सम्मेशन होगा वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन के बराबर होगा जब हमने इसको सिंगल स्टेप में किया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, उसको हम क्या नाम देते हैं, वी कॉल इट एज हेसिस लॉ, ठीक। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस वन, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। से फॉर एग्जांपल मैंने कार्बन लिया है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, इट इज गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है उस वक्त कितना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन था, माइनस 94 किलो कैलोरीज, ठीक। नाउ अब अगर मैं इसी रिएक्शन को डिफरेंट स्टेप्स में करता हूं, मैंने पहले कार्बन को हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, इसने पहले क्या दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। तो ये पहला स्टेप। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड को मैं फर्दर 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं, ये क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। दैट मींस फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बना लेकिन डिफरेंट स्टेप्स में, ठीक। नाउ अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ, हेसिस लॉ क्या कहता है, लेट्स से अगर इसको डेल्टा एच वन हमने नाम दिया, डेल्टा एच वन हमने इसको नाम दिया, इसको डेल्टा एच टू हमने नाम दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक, वो किसके बराबर होगा, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। नाउ मैंने वैल्यूज भी दिए हैं, डेल्टा एच वन का वैल्यू कितना है, -26, सो डेल्टा एच वन इज -26 प्लस डेल्टा एच टू का वैल्यू कितना है, -68. Now if you calculate this it will again come out to be equal to -94 किलो कैलोरीज, ठीक है ना। ये चीज इसका बैकग्राउंड है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद हम बॉर्न हैबर साइकिल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया। हम बात कर रहे हैं
कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच लैटिस की। डेल्टा एच लैटिस को हम कैलकुलेट करते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल से, लेकिन बॉर्न-हैबर साइकिल बेस्ड है ऑन हेसेस लॉ। ठीक है, हेसेस लॉ क्या कहता है, अगर एक रिएक्शन को हमने सिंगल स्टेप में किया, उस वक्त एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का कुछ वैल्यू था, और इसी रिएक्शन को अगर हम डिफरेंट स्टेप्स में करते हैं तो सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ ऑल द रिएक्शंस इज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक, यू कैन नोट इट डाउन, इट विल बी लाइक दिस। हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन स्टेट्स दैट for a chemical equation that can be written as the sum of two or more steps, अगर हम एक रिएक्शन को लिखते हैं as the sum of two or more steps, the enthalpy change for the overall equation is the sum of the enthalpy changes for the individual steps। ठीक है ना, हर किसी individual step का sum जो होगा वो overall enthalpy change के बराबर होगा। ठीक, now let's get back to the Born-Haber cycle। ठीक, इसी चीज को दिमाग में रखते हुए बॉर्न-हैबर साइकिल की हम बात करते हैं। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे सोडियम क्लोराइड के लिए लैटिस एंथैल्पी को कैलकुलेट करना है। किसके लिए, सोडियम क्लोराइड के लिए मुझे लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करना है, सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो सोडियम क्लोराइड जाहिर सी बात है बना होगा किससे, सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन से, एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो आई कैन राइट डाउन द रिएक्शन, कैन आई राइट इट लाइक दिस, सोडियम किस फॉर्म में होता है, मेटल है तो सॉलिड फॉर्म में होगा, प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन के साथ, Cl2 which is a gas, and it is resulting in the formation of sodium chloride, sodium chloride which is a solid। ठीक, और इस प्रोसेस के लिए होगा ना कुछ वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन, डेल्टा एच फॉर्मेशन वो कुछ ना कुछ वैल्यू इसका होगा। ठीक है, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, लैटिस एनर्जी। ठीक, नाउ इफ यू लुक एट दिस रिएक्शन, क्या मैं इसको पहले मैं क्या देखूंगा, मैं इसको बैलेंस करूंगा। सो आई कैन राइट इट एज हाफ मोल ऑफ क्लोरीन गैस, तब जाके ये बैलेंस हो जाएगा एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नाउ इफ दिस रिएक्शन जो मैंने यहां पे दिखाई, इसमें मैंने क्या बोला, सोडियम सॉलिड कंबाइन हो रहा है क्लोरीन गैस के साथ हाफ मोल के साथ, एंड इट इज गिविंग अस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, मगर सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड, और सोडियम क्लोराइड बनने के लिए आपको पता है क्या होगा, सोडियम कन्वर्ट होगा किसमें, Na पॉजिटिव में, क्लोरीन किसमें कन्वर्ट होगा, Cl नेगेटिव में, उसके बाद Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगी और ये क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है ना, लेकिन मैंने स्टार्ट कहां से किया है, सोडियम सॉलिड, तो इज इट पॉसिबल कि सॉलिड से मैं इलेक्ट्रॉन निकालूं, नहीं। आपने पढ़ा है बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर से कि जब भी हमें इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, वो इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है, गैसियस स्टेट से। ठीक है ना, उसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो क्या मैं इस रिएक्शन को जिसको मैंने सिंगल स्टेप में लिखा, क्या मैं इसको मल्टीपल स्टेप्स में लिख सकता हूं, ऑब्वियसली आई कैन राइट इट इन द मल्टीपल स्टेप्स। ठीक, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो यहां पे सोडियम सॉलिड है, दरअसल मुझे पहले सोडियम सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना है, सोडियम मेटल, मगर किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में, सोडियम मेटल इन द गैसियस स्टेट। ठीक, क्लियर। सॉलिड को जब हम गैस में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है ना, और जब सब्लिमेशन होगी, ये प्रोसेस ऐसे ही मत हुई होगी, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी का चेंज हुआ होगा। ठीक है ना, और उस एंथैल्पी चेंज को जब एक सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है, उसको हम नाम देते हैं डेल्टा एच सब्लिमेशन। आई विल कॉल इट एज डेल्टा एच सब्लिमेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन। ठीक, उसके बाद ये जो सोडियम गैस बन गया, अब मुझे इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, तो जब मैंने इससे इलेक्ट्रॉन निकाला, ये किस में कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव में, गैसियस। ठीक, नाउ यू ऑल्सो नो, जब भी हम एक गैसियस सबस्टेंस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को क्या नाम देते हैं हम, डेल्टा एच आयोनाइजेशन, डेल्टा एच आयोनाइजेशन। ठीक है, तो जो यहां पे एक ही रिएक्शन में मैंने प्रोसेस को दिखाया था, आई कैन स्प्लिट इट इनटू ए नंबर ऑफ रिएक्शंस। ठीक, सोडियम को मुझे कैटाइन बनाना है, लेकिन कैटाइन बनाने से पहले इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर गैसियस सोडियम से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक, इसी तरीके से क्लोरीन, क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, याद करिए, Cl नेगेटिव में। Cl नेगेटिव का मतलब है मुझे Cl को इलेक्ट्रॉन देना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में हम देते हैं, गैसियस फॉर्म में। गैसियस फॉर्म के साथ साथ वो होना चाहिए आइसोलेटेड, वो होना चाहिए आइसोलेटेड। इफ यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट सेज दैट इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ
a gaseous atom is converted into a gaseous anion, ठीक है ना. 1 mole of an isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom. Isolated का मतलब क्या होता है, वो bonded form में नहीं होना चाहिए, ठीक. But if you look at chlorine, you know chlorine किस फॉर्म में होता है, Cl2 के फॉर्म में. Cl2 दैट मीन्स इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में एक बॉन्ड बना होता है. तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है. गैसेस स्टेट में तो ये ऑलरेडी है, लेकिन इसको आइसोलेट करना है. दैट मीन्स मुझे क्या करना है, मुझे बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है. और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी, ठीक. कौन सी एनर्जी लगेगी, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है ना, या बॉन्ड एनर्जी, ठीक. बॉन्ड एनर्जी भी कह सकते हैं या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कह सकते हैं. सो हाउ डू वी डिफाइन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ इक्विवेलेंट बॉन्ड, ठीक. 1 मोल ऑफ इक्विवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट विल बी कॉल्ड एज डिसोसिएशन एनर्जी. दैट मीन्स जो क्लोरीन गैसियस स्टेट में मेरे पास है, मुझे पहले इसको क्या करना है, मुझे पहले इसको ब्रेक करना है, ठीक है. नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ क्लोरीन होगा, 1 मोल ऑफ क्लोरीन, ठीक है. ये जब ब्रेक होगा तो मुझे क्या मिलेंगे, मुझे मिलेंगे ना 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स, ठीक. लेकिन इस वक्त मेरे पास क्या चीज प्रेजेंट है, हाफ मोल. और अगर हाफ मोल होगा तो मुझे कितने मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स मिलेंगे, मुझे 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम मिलेगा, ठीक. हाफ मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स को ब्रेक करने पे मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैसियस, ठीक है. 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैसियस, ठीक. क्लियर. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर वो ये कि मैं यहां पे कितने मोल्स को ब्रेक कर रहा हूं, हाफ मोल को कि 1 मोल को, मैं 1/2 मोल को ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है ना. और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ इक्विवेलेंट बॉन्ड. लेकिन यहां पे मुझे कितने मोल्स को ब्रेक करना है, हाफ मोल को. दैट मीन्स क्या मुझे पूरी डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी यहां पे, नहीं, मुझे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक. नाउ इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम नाम देंगे डेल्टा एच डिसोसिएशन. लेकिन चूंकि इसमें मुझे हाफ मोल को ब्रेक करना है, I will divide it by 2. Delta H dissociation divided by 2. ठीक. Now once chlorine atoms are free, अब मैं इनको जो यहां से इसने इलेक्ट्रॉन दिया था इसको वो मैं दे सकता हूं, ठीक है. Now this Cl will take up an electron and will get converted into Cl negative gaseous. Cl negative gaseous, ठीक. इस प्रोसेस में जब एक न्यूट्रल गैशियस एटम एनायन में कन्वर्ट होता है, एनर्जी जो रिलीज होती है उसको क्या नाम देते हैं, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है. नाउ अब हमारे पास Na पॉजिटिव बन गया और Cl नेगेटिव बन गया, Na पॉजिटिव बन गया और Cl नेगेटिव बन गया, ठीक है ना. इस Na पॉजिटिव और इस Cl नेगेटिव का अब क्या होगा, अब जरा ध्यान दीजिए इसका क्या होगा. अब ये Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे देन दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट वी कॉल एज सॉलिड NaCl, ठीक है. और थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि जब कैटाइन और एनाइन अट्रैक्शन करते हैं उस वक्त भी एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, डेल्टा एच लैटिस, डेल्टा एच लैटिस, ठीक है. अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो डेल्टा एच लैटिस हमारे पास अब वैल्यू आ गया, हमें इसी को बेसिकली कैलकुलेट करना है, ठीक. अगर इस पूरे सिस्टम के ऊपर मैं हैसेस लॉ को अप्लाई करूं, ठीक है. हैसेस लॉ क्या कहेगा, हैसेस लॉ के हिसाब से ये रिएक्शन अगर एक स्टेप में हो रही थी तो डेल्टा एच फॉर्मेशन वहां पे इनकॉर्पोरेट होगा. लेकिन इसी रिएक्शन को अगर मैं इतने सारे स्टेप्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन किसके बराबर होगा, वो होगा ना डेल्टा एच ऑफ दिस स्टेप प्लस 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 डेल्टा एच ऑफ दिस स्टेप, ठीक है. नाउ इन सभी स्टेप्स में हमें सिर्फ डेल्टा एच लैटिस का वैल्यू अननोन होगा, ठीक. तो जब डेल्टा एच लैटिस का वैल्यू अननोन होगा, डेल्टा एच फॉर्मेशन भी देके होगा, डेल्टा एच डिसोसिएशन का वैल्यू भी देके होगा, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी वैल्यू होगा, सब्लिमेशन एनर्जी का भी वैल्यू होगा, आयनाइजेशन एनर्जी का भी वैल्यू होगा. सिर्फ अननोन कौन होगा, लैटिस एनर्जी, ठीक. तो तब जाके हम हैसेस लॉ अप्लाई करके जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं हैसेस लॉ को, डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर NaCl किसके बराबर होगा, कैन इट बी इक्वल टू, कैन आई राइट इट, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन प्लस
डेल्टा एच डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई 2 प्लस डेल्टा एच ईजी प्लस डेल्टा एच लैटिस, ठीक है, प्लस डेल्टा एच लैटिस, ठीक। नाउ ये भी देके होगा, ये भी देके होगा, ये भी देके होगा, इसका भी वैल्यू देके होगा, डेल्टा एच डिसोसिएशन का, इसका वैल्यू भी देके होगा, ये निकालना होगा। तो यू कैन पुट द वैल्यूज एंड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच लैटिस, ठीक। फिर से एक बार देख लीजिए हमने क्या किया। हमारे पास एक जनरल कंपाउंड दिया गया सोडियम क्लोराइड, उसके लिए हमने रिएक्शन सेट की, उस रिएक्शन को बैलेंस किया और उस रिएक्शन को डिफरेंट स्टेप्स में कन्वर्ट किया। उसके ऊपर हमने हैसेस लॉ को अप्लाई किया। हैसेस लॉ को अप्लाई करने के बाद एक स्टेप में डेल्टा एच लैटिस का भी वैल्यू आ जाएगा, सिर्फ ये अननोन होगा, बाकी सारे नोन होंगे और आप डेल्टा एच लैटिस का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ख्याल किन चीजों का रखना है कि कहीं पे हमें डिवाइड मत करना है, कहीं पे हमें मल्टीप्लाई मत करना है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल से हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ नाउ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, इसको मुझे बनाना है और इसके लिए मुझे पूछा गया है ड्रॉ ए बॉर्न-हैबर साइकिल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच लैटिस ऑफ MgCl2, ठीक। नाउ MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड किससे बना होगा? मैग्नीशियम से और क्लोरीन से, ठीक है, मैग्नीशियम से और क्लोरीन से, ठीक। तो कैन आई सेट अप द रिएक्शन लाइक दिस? मैग्नीशियम विच इज अ सॉलिड मेटल, it will react with chlorine gas, Cl2 gas, and it will result in the formation of MgCl2, ठीक है। इसके लिए वैल्यू होगा डेल्टा एच एफ, ये हमें देके होगा, ठीक। नाउ उसके बाद में क्या करूंगा? आई विल बैलेंस द इक्वेशन। Now if I look at this equation, it is already balanced, ठीक है ना, तो it is already balanced. Now I have to draw the Born-Haber cycle. Since it is in solid state, मुझे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना है? गैसियस स्टेट में, Mg गैस, ठीक। रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा that will be called as delta H sublimation again, because गैस को मैं किस में, सॉलिड को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? गैस में। उसके बाद ये Mg क्या करेगा? It will lose 2 electrons because you know इसकी वैलेंसी 2 होती है, Mg2 पॉजिटिव बनाएगा इन द गैसियस स्टेट। यहां पे क्या लगेगी? डेल्टा एच आयोनाइजेशन, ठीक। उसके बाद क्लोरीन गैसियस स्टेट में है तो आई नीड टू ब्रेक इट्स बॉन्ड्स। नाउ हियर आई हैव 1 मोल ऑफ क्लोरीन, इससे पहले कितना होता था? हाफ ए मोल। अगर 1 मोल मेरे पास है क्लोरीन का, जब ये ब्रेक होगा तो मुझे क्या मिलेंगे? 2 moles of chlorine atoms, ठीक है, I'll get 2 moles of chlorine atoms. So when I break 1 mole of chlorine gas, I'll get 2 moles of chlorine atoms. I'll get 2 moles of chlorine atoms, ठीक। Now break कितनों को मैं कर रहा हूं? हाफ ए मोल। तो एनर्जी कितनी लगेगी? पूरी की पूरी डेल्टा एच डिसोसिएशन। इससे पहले मैंने इसको डिवाइड बाई 2 किया था, रिमेंबर नाउ। क्यों किया था डिवाइडेड बाई 2? क्योंकि वहां पे मुझे हाफ ए मोल को ही ब्रेक करना था, ठीक है। अगर डेल्टा एच डिसोसिएशन का वैल्यू देके होगा लेट्स से 100 किलो जूल्स, मुझे 50 ही लगेगा, लेकिन यहां पे पूरे का पूरा 100 लगेगा, ठीक। उसके बाद यहां पे अब ख्याल रखना है, इससे पहले मैं क्या कर रहा था? 1 मोल क्लोरीन एटम को, फिर से देख लीजिए, 1 मोल क्लोरीन एटम को मैं बना रहा था 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव। सो एनर्जी रिक्वायर्ड वाज, एनर्जी जो रिलीज हो रही थी कितनी हो रही थी? डेल्टा एच Eg। अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, शाबाश। इस वक्त मेरे पास कितने मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स है? 2 मोल्स। अगर मैं 1 मोल को कन्वर्ट कर रहा हूं Cl नेगेटिव में तो डेल्टा एच Eg लगेगा 1 मोल के लिए, लेकिन यहां पे मैं कितने को कन्वर्ट कर रहा हूं? 2 मोल्स को कन्वर्ट कर रहा हूं। नाउ अगर 1 मोल को कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी का वैल्यू है 100 किलो जूल्स, यहां पे कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक। तो अगर 1 मोल को कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी का वैल्यू जो है दैट इज डेल्टा एच Eg, इस स्टेप में कितना लगेगा? इस स्टेप में लगेगा ट्वाइस डेल्टा एच Eg, इस स्टेप में लगेगा ट्वाइस डेल्टा एच Eg, ठीक है ना। नाउ उसके बाद क्या होगा? ये Mg2 पॉजिटिव और ये ट्वाइस Cl नेगेटिव जो है ये आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे? ये आपस में कंबाइन होके बनाएंगे MgCl2, एंड फॉर दिस प्रोसेस द एनर्जी चेंज विल बी डेल्टा एच लैटिस, द एनर्जी चेंज विल बी डेल्टा एच लैटिस, ठीक। नाउ अकॉर्डिंग टू हैसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू हैसेस लॉ, डेल्टा एच फॉर्मेशन इस वक्त किसके बराबर होगा? डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन प्लस डेल्टा एच डिसोसिएशन प्लस ट्वाइस डेल्टा एच Eg, ट्वाइस डेल्टा एच Eg, ठीक है, प्लस डेल्टा एच लैटिस। हर किसी का वैल्यू देके होगा, डेल्टा एच लैटिस का वैल्यू नहीं दिया गया होगा, यू कैन फाइंड आउट द अननोन, ठीक। इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं एक असाइनमेंट रख रहा हूं, ड्रॉ
Born-Haber cycle for the formation of MgBr2, MgBr2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है ना। सिर्फ एक हिंट मैं यहां पे दूंगा, बाकी सारा सेम रहेगा। मैग्नीशियम सॉलिड यू विल ट्रीट इट विद ब्रोमीन Br2, बट ब्रोमीन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे गैस नहीं बल्कि वो लिक्विड होता है, ठीक है। इट गिव्स MgBr2, इट गिव्स MgBr2। दैट मीन्स बाकी सारा सेम होगा, सिर्फ यहां पे लिक्विड को पहले गैस में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स लिक्विड को जब हम गैस में कन्वर्ट करते हैं उसको इवेपोरेशन कहते हैं या वेपराइजेशन कहते हैं। तो यहां पे एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ एनर्जी आएगा, दैट इज डेल्टा एच वेपराइजेशन और डेल्टा एच इवेपोरेशन, बाकी सारा सेम होगा, ठीक। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच।